Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for 8th class students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will learn and understand and start the new chapter number 1, the Indian Constitution, in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर में भी हम जो सबसे पहला टॉपिक समझेंगे वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, उसका क्या प्रोसेस था, इन सब के बारे में हम इस वर्कशीट में जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. यानी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो राष्ट्रवादी नेता थे वो बहुत टाइम से इस बात पर जो है वो प्लानिंग कर रहे थे, उसको इमेजिन कर रहे थे कि जब इंडिया फ्री होगा तो वो किस प्रकार का होगा। अंडर द ब्रिटिश they had been forced to obey rules that they had very little role in making. यानी ब्रिटिश रूल के अंडर में जिन रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता था, जबरदस्ती फॉलो करना पड़ता था, उनको बनाने में उनका बहुत थोड़ा सा ही रोल था। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indian that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. यानी देखिए, बहुत लंबे अनुभव के बाद जो उन सब से सीखा भी कि किस तरह से जो पहला हमारा ब्रिटिश शासन चल रहा था उनसे भी सीख लेते हुए ये ध्यान में रखा गया कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो वो एक लोकतांत्रिक देश होगा जिसमें हर व्यक्ति को समानता से भरा व्यवहार किया जाएगा, उसके साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा और साथ में उसको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो अलाउ किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति यानी हर व्यक्ति सरकार में भागीदारी भी कर सकता है और सभी व्यक्तियों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार भी किया जाएगा, ऐसा पहले ही सोच लिया गया था। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India. इसके बाद यह तय किया जाना था कि भाई सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे होगा और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवरी सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल विल हैव इक्वल राइट टू शेयर इन द गवर्नमेंट। तो वही बात जो अभी ऊपर हमने डिस्कस भी की कि स्वतंत्र भारत में सभी नागरिक एक समान होंगे और सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सभी के सभी गवर्नमेंट में अपनी भागीदारी कर सकते हैं, उनको भागीदारी करने का इक्वल राइट होगा। कैसे? एक तो वोटिंग राइट के जरिए और अपने आप को इलेक्ट करने के जरिए कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट में आ सकता है, ऐसा पहले ही डिसाइड हो गया था। बट फॉर आवर कंट्री विथ सो मैनी वेरिएशंस दिस वर्क वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी वन मैन। यानी भाई ये तो आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो ये काम, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था ना, उसके कंट्रोल में था ही नहीं कि एक ही व्यक्ति उसको बना दे। अबाउट 300 people contributed to the completion of this work, who were the members of the Constituent Assembly formed in 1946. करीब 300 लोगों ने इस कार्य को संपन्न करने में, कंप्लीट कराने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिसंबर 1946 में बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग्स कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 3 years when the Constitution of India was formed. यानी जब हमारे भारत का संविधान बन रहा था उस दौरान अगले 3 सालों तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग करती रही, उनकी मीटिंग्स जारी रहीं और
फिर उन्होंने बहुत सारी डिबेट करके, डिस्कशन करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जानते हैं ना कि हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। These members of the Constituent Assembly had a big responsibility in front of us। यानी इन Constituent Assembly के members के सामने एक बहुत बड़ी responsibility थी। There were many communities in our country। हमारे इस देश में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते थे। He had the same language, neither was a religion nor was it the same cultural background। यानी आप देखिए हमारे देश में इतने सारे समुदाय उस समय भी थे, आज भी हैं, जिनकी ना तो सेम लैंग्वेज थी, ना उनका सेम रिलीजियन था, और ना ही उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड था वो सेम था। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी थी। एनीवे, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, आवर कंट्री वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। इसके साथ साथ आप जानते हैं जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे देश में उस समय भारी उथल पुथल चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि हमारा देश डिवाइड हो रहा था दो हिस्सों में, एक पाकिस्तान और एक भारत। बट दीज मेंबर्स ब्रेवली परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी बाय प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट विच शोज अ डीप रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी व्हाइल मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ अपना प्रदर्शन करते हुए अपनी ड्यूटी को पूरे निष्ठा के साथ निभाया और एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दिखाया जो कि जिसमें कि डाइवर्सिटी को पूरी रिस्पेक्ट दी गई और नेशनल यूनिटी को भी बनाए रखा गया। तो अब आप समझे कि किस तरह से जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कितना डिफिकल्ट था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट फीचर है फेडरलिज्म। It means different types of governments at different levels to govern the country। यानी इसका मतलब ये है कि एक कंट्री में डिफरेंट लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट्स का इकट्ठे काम करना, इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। यानी एक कंट्री में जब मोर देन वन लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। हमारे देश में सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है। कौन कौन से? पहला, फर्स्ट एट द नेशनल लेवल, यानी पूरे देश के लेवल पर, जो कि कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। दूसरा एट द स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर, उस पर कौन सी सरकार होती है? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। और तीसरा है एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, यानी जो स्थानीय स्वशासी स्तर, जिस पर गांवों में पंचायती राज सिस्टम होता है और शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। द रीजन फॉर दिस इज दैट इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया ऑल स्टेट्स कैन हैव ऑटोनोमस राइट टू टेक डिसीजन ऑन सर्टेन इश्यूज। देखिए, क्योंकि ऐसा इसलिए है, इसके पीछे ये कारण भी है कि आप जानते हैं हमारा देश भारत बहुत ही विशाल देश है और इसमें बहुत सारी विविधता भरी हुई है। तो ऐसे में सभी स्टेट्स, उनमें अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई एक लेवल की सरकार तो नहीं हो सकती ना, इसलिए उसको अलग अलग लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। देयर आर सम लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लैरिटी ऑफ दीज इशू। और हमारे संविधान में अलग अलग बातों पर डिसीजन लेने के लिए उसके लिए अलग अलग लिस्ट बनाई गई हैं, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि कौन से इश्यूज पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉ मेकिंग करेगी और कौन से इश्यूज पर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन, बट बिफोर विल डू सम एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी इज राइट द नेम्स ऑफ योर नियर बाय बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, MP, MLA, काउंसलर एंड फाइंड आउट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क इन। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि आपके नियर बाय एरिया में कौन सा बैंक है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, और ये किस गवर्नमेंट के, किस लेवल की गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। जैसे पहला हम बोले बैंक,
बैंक जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। जैसे नियरेस्ट बैंक आप कुछ भी लिख दीजिए, मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्कूल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। जैसे पास का कोई स्कूल का नाम लिख दो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कृष्णानगर। फिर डिस्पेंसरी भी दोनों के अंडर में काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी। और मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, ठीक है। हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शांति मुकुंद हॉस्पिटल। फिर पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करती है, लेकिन क्योंकि दिल्ली एक स्टेट तो नहीं है इसलिए यहाँ की जो पुलिस होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। लेकिन अगर आप राजस्थान चले जाएं, हरियाणा चले जाएं या फिर यूपी चले जाएं तो वहाँ की जो पुलिस होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। और पुलिस स्टेशन जो आपके आसपास हो वो लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी, है ना। नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 इज राइट द नेम्स ऑफ द काउंसिलर MLA and MP of your area and find out for which level of government they are elected। यानी आपको अपने जो एरिया के MLAs हैं, MP हैं और काउंसिलर हैं उनका नाम जानना है, उनका नाम यहाँ लिखना है और ये भी जानना है कि वो किस लेवल की गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट हुए। जैसे MP जो है, मैं अगर बात करूँ ईस्ट दिल्ली की, तो वह हैं श्री गौतम गंभीर और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट हुए। फिर MLA जो हैं वो हैं जैसे आप कृष्णा नगर की बात करें तो वो हैं श्री SK बग्गा जी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट हुए। एंड म्यूनिसिपल काउंसिलर कौन है? श्री संदीप कपूर जी जो कि EDMC के लिए इलेक्ट किए गए, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्ट किए गए। ऐसे ही आपको भी अपने एरिया के काउंसिलर, MLA और MP के बारे में जानना है और उनका नाम लिखना है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Question number 1 is what challenges were faced by the Constituent Assembly in making of Constitution। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय जो Constituent Assembly थी उन्होंने कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया। देखिए there were many challenges before the Constituent Assembly while framing the Constitution। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय Constituent Assembly के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। कौन कौन सी? First is like there were many communities in our country, they neither had the same language nor religion nor had the same culture। यानी हम उस समय हमारे देश में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते थे जिनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था और ना ही उनका कल्चर सेम था। एंड सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? एट दैट टाइम आवर कंट्री वाज गोइंग थ्रू ग्रेट टर्मोइल। यानी उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था क्योंकि हमारे देश के दो हिस्से हो रहे थे, हमारे देश का डिवीजन हो रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? देखिए व्हेन द गवर्नमेंट वर्क्स एट मोर देन वन लेवल इन अ कंट्री, यानी एक कंट्री में जब गवर्नमेंट एक से ज्यादा स्तरों पर काम करती है, इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे देश में तो ऐसा ही होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी कंट्री के लिए, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स के लिए। थर्ड इज हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस आर देयर इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं? कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं? देखिए इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, ये हमने पता कर ही लिया। कौन कौन से लेवल? फर्स्ट एट द नेशनल लेवल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेकंड एट द स्टेट लेवल जो कि स्टेट गवर्नमेंट है और थर्ड एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल जो कि पंचायती राज सिस्टम है जो कि विलेज के लेवल पर होता है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कहाँ पर होता है? सिटीज में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई इज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए ये संघवाद वाली जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो क्यों जरूरी है? द सिस्टम ऑफ द फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हमारे देश के लिए ये क्यों जरूरी है? इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि नीचे लिखे हैं। पहला, आवर कंट्री इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। सेकेंड इज एवरी स्टेट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स विच कैन नॉट बी सॉल्व बाय ओनली वन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं जिसको केवल एक अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती। थर्ड इज देयरफॉर द सिस्टम ऑफ एवरी स्टेट वाज हैंडेड ओवर टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट so that the problems of that state could be solved easily। यानी इसलिए जो हर स्टेट का सिस्टम है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहाँ के उस स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया ताकि उस स्टेट की प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सके। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।